गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की। यहां पर आज हमारा चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 यानी कि अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। यहाँ पर हम लोग आज जो है सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा वीडियो जो है हिंदी में रहने वाला है। इसके अलावा आपके मन में कोई क्वेरीज या डाउट हो तो मुझे कमेंट में आकर बताइए, और नोट्स से संबंधित कोई भी परेशानियां हो यानी कि आपको अगर नोट्स बनाने में और भी कोई दिक्कत आ रही है तो भी मुझे कमेंट में आके बताइए। मैं यही आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोगों के नोट्स एक बेहतर नोट्स तैयार हो रहे हैं, ताकि आप आगामी जो भी एग्जाम आ रहे हों उन एग्जामों के लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकें, अच्छे से समझ सकें टॉपिकों को। तो मैं यही आशा करके चल रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं क्या क्या नोट करना है। देखिए अशोक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए सम्राट अशोक जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का नाती था। चंद्रगुप्त मौर्य का इसका बेटा था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ठीक है, यानी अशोक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये अशोक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य, यानी जो नाम सुना होगा आपने चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा था अशोक, यानी कि ये चंद्रगुप्त मौर्य का नाती था। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट देखिए, आप पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। पहला पॉइंट इसमें कि मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना थी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो थी यानी कि 2300 साल पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले, लगभग 2300 साल पहले चाणक्य यानी कौटिल्य के सहयोग से की थी। यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला पॉइंट, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले चाणक्य के सहयोग से की थी। ठीक है, चाणक्य या कौटिल्य के सहयोग से की थी। तो आपने पहला पॉइंट लिख लिया। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। 3 महत्वपूर्ण राजाओं में आप पूरा लाइन लिख लीजिए कि चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार, चंद्रगुप्त हुआ एक, तो दूसरा हुआ बिंदुसार, और तीसरा बिंदुसार का पुत्र अशोक। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो सेकंड पॉइंट भी आपने लिख लिया आप यहाँ पर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, जो मौर्य साम्राज्य, देखिए जो हेडिंग थी यहाँ पर, हेडिंग डलवाना मैं भूल गया, हेडिंग में डलवा रहा हूं यहाँ पर। हेडिंग आप डालेंगे मौर्य साम्राज्य और अशोक, मौर्य साम्राज्य और अशोक, इसके अंतर्गत आप लिख रहे हैं मौर्य साम्राज्य और अशोक। ये आपकी हेडिंग है, आपकी मौर्य साम्राज्य और अशोक, ये हेडिंग डाल लीजिए। ये हेडिंग में डलवाना भूल गया, ये आपकी हेडिंग है इसके ऊपर, और अशोक। ठीक है, ये हेडिंग आप डाल लीजिए। तो अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट है मौर्य साम्राज्य और अशोक में। देखिए साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे, और साम्राज्य की राजधानी यानी कि साम्राज्य में बहुत से नगर थे। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। यानी कि साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। यानी कि इनमें साम्राज्य की राजधानी में पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर यहाँ पे प्रमुख थे। तीसरा वाला पॉइंट आपने नोट कर लिया। देखिए यहाँ थर्ड जो तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में सब पॉइंट आप डाल के लिखेंगे तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तक्षशिला जो था वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। थर्ड में सेकंड सब पॉइंट आप डाल के देखेंगे यहाँ पर, उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। उज्जैन जो था वो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। तो आपने मौर्य साम्राज्य और अशोक में 3 पॉइंट थे, 3 पॉइंट, और तीसरे पॉइंट में 2 सब पॉइंट थे, वो आपने कवर कर लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये देख रहे होंगे मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, ये लाल बिंदु जो है यहाँ, ये मौर्य साम्राज्य के जो ये लाल बिंदु जो दिख रहे हैं आपको, ये अभिलेखों के प्राप्त स्थल हैं। यानी अशोक के अभिलेख यहाँ से मिले हैं। मौर्य जो अशोक है, सम्राट अशोक, उसके अभिलेख मिले हैं इस जगह से कांधार, लंपक, मनसहेरा, साहबगढ़ी, ठीक है, कलसी, टोपरा, भापुर, मेरठ, ये इसके अभिलेखों की जगह है ये। ठीक है, आप दोनों जो है यहाँ पे ये स्लाइड है, इन्हें पॉज करके आप देख लीजिए, ये इसके यहाँ पे अभिलेख मिले हैं। ठीक है, किसके, यानी कि सम्राट अशोक के। और उस समय ये महत्वपूर्ण नगर थे, यानी उस समय ये महत्वपूर्ण नगर थे, जो काले डॉट से हैं उस समय महत्वपूर्ण नगर रहे थे। यानी मौर्य साम्राज्य के दौरान ये महत्वपूर्ण नगर थे, जैसे उज्जैन था, तक्षशिला था, पाटलिपुत्र था, ये महत्वपूर्ण नगर थे उस समय। ठीक है, और ये जो जगह है यानी रेड डॉट वाले जो बिंदु हैं, यहाँ सबसे अभिलेख मिले हैं, अशोक के अभिलेख इन सब जगहों से मिले हैं। ठीक है, देखिए अब अगली हेडिंग है यहाँ पर साम्राज्य का प्रशासन, यानी कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था।
साम्राज्य का यानी अशोक का काल पढ़ रहे हैं आप, तो यहाँ साम्राज्य का प्रशासन कैसा था उसका, तो अगली हेडिंग डाल लीजिए साम्राज्य का प्रशासन। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। यानी कि जो पाटलिपुत्र था ये इसकी केंद्रीय राजधानी थी, एक तरह से आप ये समझ सकते हैं एक मेन राजधानी, केंद्रीय राजधानी थी उसकी, यानी कि यहाँ पर खुद स्वयं राजा विराजमान था। ये पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। सेकंड है यहाँ पर, सॉरी इसी पहले पॉइंट में सब पॉइंट लिखेंगे सेकंड पॉइंट में सब पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, इस इलाके के गांव और शहरों के, यानी कि गांव और शहरों से, इस इलाके के गांव और शहरों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्त करता था। यहाँ पे शॉर्ट में लिख लीजिए आप, यानी कि पहले पॉइंट के सब पॉइंट आप इस तरह से लिखेंगे, इस इलाके के गांव और शहरों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। ये पहले का सब पॉइंट है आपका, जो आपने लिख लिया होगा। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट आपका जो है यहाँ पर, सेकंड पॉइंट आपका ये वाला है। देखिए तक्षशिला और उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों पर, तक्षशिला और उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों पर अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। यानी कि जो तक्षशिला और उज्जैन जैसी जो प्रांतीय राजधानियां थी, तो वहां पर अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। ये आपका सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है आपका यहाँ पर, प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। यानी कि प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत, देखिए जो प्रादेशिक केंद्र थे इनके बीच विस्तृत क्षेत्रों पर राजा सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखते थे और वहां से मिले संसाधनों को इकट्ठा किया जाता था। यानी प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र, इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। ठीक है, और वहां से, यानी कि और वहां से उन्हें जो भी संसाधन, जो भी उन्हें जो मिलता था, उन्हें भेंट के रूप में ये लोग इकट्ठा कर लेते थे। यानी कि जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा यहां से किया जाता था। देखिए प्रादेशिक केंद्रों के बीच जो विस्तृत क्षेत्रों पर, यहाँ पर राजा सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखते थे। तीसरा पॉइंट इस तरह से लिखेंगे आप कि प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्रों पर राजा सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखते थे तथा वहां से मिले संसाधनों को इकट्ठा किया जाता था। यानी कि वहां से, कहां से, नदियों और मार्गों के किनारे जो संसाधन थे वहां से मिले संसाधनों को वो लोग इकट्ठा करते थे। ठीक है, अब इसी में सब पॉइंट आप लिखेंगे, अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर पश्चिम जो है कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो तीसरे का पहला सब पॉइंट आपने लिख लिया होगा ये वाला। चौथा पॉइंट है यहाँ पर, अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दें। मधु का मतलब होता है शहद। ठीक है, नहीं जंगल से क्या होता है, शहद भी प्राप्त होता है, तो मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दें। तो चौथा पॉइंट आपने लिख लिया होगा कि अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दें। अब देखिए अगली जो हेडिंग है ये है नजराना। इसे नोट करके लिखेंगे, नजराना को इसे नोट करके इस हेडिंग को लिखेंगे, नोट करके पहली हेडिंग डाल देंगे नजराना। नोट 1 करके, नोट 1 में पहली हेडिंग है नजराना। ठीक है, नजराना कहां से, जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। यानी कि इसमें पहला सब पॉइंट है कि जहां कर नियमित रूप से इकट्ठे किए जाते थे वहीं नजराना जो था वो अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, जहां सेकंड सब पॉइंट है, ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। लेकिन नजराना क्या होता है, अब मैं थोड़ा आम भाषा में बताना चाहूंगा आपको।
जैसे आपने आजकल देखते होंगे, पुलिस वाले देखते होंगे, आप पुलिस वाले देखते होंगे या कोई अधिकारी देखते होंगे, तो आप क्या देखते हैं कि रेडी वाले हैं, ठेले वाले हैं या कोई और दुकानदार हैं, कुछ अधिकारी, जैसे अधिकारी टाइप है, यानी मान लो किसी जिले का बड़ा अधिकारी, उन्हें मालूम पड़ जाए कि साहब के बड़े साहब हैं ये, तो उन्हें स्वेच्छा से कुछ ना कुछ सामान दे देते हैं। तो एक तरह से नजराना होता है, वो उनके लिए टैक्स में तो शामिल नहीं होता है, उनकी जेब में जाता है। ठीक उसी प्रकार से व्यवस्था उस समय भी थी। उस समय की लोगों की भी यही मानसिकता थी कि भाई ये तो बड़ा अधिकारी है, सेनापति वगैरह है, इन्हें अगर इनकी हम सेवा करते रहेंगे तो शायद ये हम पर कृपा बनाए रखेंगे, हम पे कोई मुसीबत आएगी तो उसे वो सॉल्व आउट कर देंगे। जैसे आज के लोगों की धारणा है, जैसे पुलिस वालों से व्यवहार बना के चलो, जैसे बनाते नहीं दुकान वाले हैं, रेडी वाले हैं, कि कुछ ना कुछ फलों वाले क्या करते हैं, फ्री में दे देते हैं उन्हें। तो इस तरह का नजराना होता है, यानी उन्हें जो है कहीं ना कहीं अनियमित ढंग से आप कर दे रहे हैं उन्हें। ठीक है, तो ये नजराना बोला जाता है ये। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे, जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। सेकंड है, ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। अब देखिए यहाँ पे नोट में नोट नंबर 2 है, नोट नंबर 2 है आपका। ठीक है, नोट नंबर 2 है, ये है मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज। देखिए मेगास्थनीज जो था, ये चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यानी कि ये मेगास्थनीज जो था, ये चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, नोट 2 में आप लिख लीजिए ये वाला। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अशोक। यहां पर आप डालेंगे, हेडिंग डालेंगे अशोक एक अनोखा सम्राट। यानी कि यहां से, उससे पहले आपने पढ़ा मौर्य काल के, मौर्य जो साम्राज्य उसके बारे में पढ़ा, अब अशोक के बारे में पढ़ने को मिलता है आपको। अशोक एक अनोखा सम्राट, तो आप हेडिंग डाल लीजिए अशोक, केवल आपकी हेडिंग है आपकी यहां पर अशोक। पहला पॉइंट यहां पे लिखेंगे, पहला पॉइंट है अशोक में, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, यानी कि अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। सेकंड पॉइंट है यहां पर, सेकंड पॉइंट है आपका, अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। यानी अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है। अब देखिए यहां पर सेकंड पॉइंट आपने लिख लिया। अब यहां पर अगली हेडिंग है, यानी कि ये हेडिंग है अशोक का कलिंग युद्ध। अशोक का कलिंग युद्ध। देखिए कलिंग जो है, पहला पॉइंट आप डालेंगे, पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, पहला, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, देखिए जो कलिंग का युद्ध लड़ा था अशोक ने, ये राजा बनने के 8 साल बाद लड़ा था। ठीक है, राजा बनने के 8 साल बाद अशोक ने लड़ा था ये वाला युद्ध। तो देखिए सेकंड पॉइंट लिखेंगे, राजा बनने के 8 साल बाद अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा। यानी राजा बनने के 8 साल बाद अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा। ये सेकंड पॉइंट है कि राजा बनने के 8 साल बाद अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा। थर्ड पॉइंट डालेंगे आप यहां पर, थर्ड पॉइंट मैं बोलता जा रहा हूं, आप लिखेंगे। देखिए आप सबने पढ़ा होगा अशोक के बारे में कि इस युद्ध के बाद अशोक का मन जो है बहुत ज्यादा द्रवित हो गया था युद्ध की तरफ से, क्योंकि उसने देखा था लाखों लोग मर गए, लाखों निर्दोष बच्चे मारे गए, लाखों ब्राह्मण मारे गए, श्रमण मारे गए, तमाम लोग मारे गए उसमें। ठीक है, और केवल खून ही खून, रक्तपात ही हुआ केवल, और कुछ उससे निष्कर्ष हासिल नहीं हुआ। ठीक है, इसका जो मन था फौजा द्रवित हो रहा था युद्ध से, युद्ध की हिंसा से। तो तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, युद्ध के दौरान हिंसा और खून खराबा देखकर अशोक को वितृष्णा हुई। यानी कि युद्ध के दौरान हिंसा और खून खराबा देखकर अशोक को वितृष्णा हुई, यानी युद्ध से उसकी जो है तृष्णा यानी लालसा खत्म हो गई। ठीक है, और उसने निर्णय लिया कि वह कभी युद्ध नहीं करेगा। तो यहां तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि युद्ध के दौरान हिंसा और खून खराबा देखकर अशोक को वितृष्णा हुई और उसने युद्ध का त्याग किया, तीसरा पॉइंट ये वाला है। अब अगला पॉइंट है आपका अशोक का धम्म। ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक का धम्म। देखिए अशोक का धम्म क्या था, इस युद्ध के बाद आपको पता होगा कि जो सम्राट अशोक का एकदम हृदय परिवर्तन हो गया एकदम, कि अब हमें युद्ध कभी नहीं करना है, युद्ध से कुछ नहीं हासिल होता है सिवाय रक्तपात के, नहीं बहुत ज्यादा हिंसा होती है, खून खराबा होता है। तो ये सब देखकर उसका मन विचलित हो गया। इसके बाद अशोक ने एक धम्म का प्रतिपादन किया। धम्म में क्या था,
देखिए धम्म में आप पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट यहाँ पे धम्म में लिखेंगे, अशोक के धम्म में, देखिए अशोक का धम्म सभी धर्मों का मिला जुला रूप था, यानी अशोक का धम्म जो था वो सभी धर्मों का मिला जुला रूप था, जिसमें किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, जिसमें किसी देवता की पूजा, यानी जिसमें किसी देवता की पूजा अथवा धार्मिक रीति रिवाज अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, अशोक का धम्म सभी धर्मों का मिला जुला रूप था, जिसमें किसी देवता की पूजा, धार्मिक रीति रिवाज या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। पहला पॉइंट आपका इस तरह से है, ठीक है। देखिए धम्म का प्रतिपादन करने का लक्ष्य क्या था, इसका मतलब धम्म का प्रतिपादन करने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि सभी को व्यवहारिक शिक्षा देनी है, यानी कि व्यवहार की शिक्षा देनी है। व्यवहार की शिक्षा देकर हम किसी को अच्छा नागरिक बना सकते हैं। यानी कि इसका जो मत था, इसने देखिए साफ साफ लिखा है कि उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, जिनमें बार बार टकराव होता था, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों के साथ, नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में पड़ोसियों के भी झगड़े होते थे। तो अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान कहीं ना कहीं हमें व्यवहार परक शिक्षा देकर इन समस्याओं का हम निदान कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए उसने धम्म का प्रतिपादन किया, ठीक है। तो यहां पे आपने पहला पॉइंट तो लिख लिया है आपने कि अशोक का धम्म सभी धर्मों का मिला जुला रूप था, जिसमें किसी देवता की पूजा, धार्मिक रीति रिवाज या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे, वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे यहां पर, थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे इसमें, थर्ड पॉइंट आपका है यहां पर धम्म के संदर्भ में, थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे। तीसरा पॉइंट है, देखिए यह जो था, यानी धम्म जो था, यह वस्तुतः व्यवहारिक शिक्षा थी, यानी यह वस्तुतः व्यवहारिक शिक्षा थी, जिसके लिए अशोक ने धम्म महामात्र, यानी कि यह एक तरह से व्यवहारिक शिक्षा थी, जिसके लिए अशोक ने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जिसके लिए अशोक ने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। फिर से सुन लीजिए थर्ड पॉइंट, कि यह वस्तुतः व्यवहारिक शिक्षा थी या व्यवहारिक ज्ञान था, जिसके लिए अशोक ने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया यहां पर। चौथा पॉइंट है आपका, चौथा पॉइंट है आपका यहां पर, अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए, यानी अशोक ने धम्म की शिक्षा देने के लिए क्या किया कि अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए, जो आज भी हमें खुदाई में मिले हैं, काफी जगह से मिले हैं। तो चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। पांचवा पॉइंट है, अशोक के, यानी अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। देखिए श्रीलंका में अशोक के पुत्र और पुत्री गए थे, ठीक है, यानी कि इसके बेटा और बेटी गए थे प्रचार करने श्रीलंका में। अब दोनों का नाम आप बताएंगे, इनके बेटा और बेटी का नाम क्या था अशोक के, यानी पुत्र और पुत्री का नाम क्या था, जो लोग श्रीलंका में प्रचार करने गए थे उनके पुत्र और पुत्री का नाम क्या था। एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको यहाँ पर, देखिए श्रीलंका में ये जो लोग गए थे, यानी अशोक के जो पुत्र और पुत्री प्रचार करने गए थे धम्म का, ये लोग राम सेतु पर चल के गए थे। ये एक इतिहास की बात है, ये लोग राम सेतु के माध्यम से गए थे, जो राम सेतु आज डूब गया है, यानी राम सेतु जो अब पहले तो उभरा हुआ था, समुद्र तल पर दिखाई देता था, अब दिखाई नहीं देता, अब डूब गया है अंदर, उसमें पानी, यानी पानी के अंदर पहुंच गया है ये। तो ये लोग इस राम सेतु पर चल के ही गए थे श्रीलंका, ऐसे प्रमाण मिले हैं। ऐसे प्रमाण क्या मतलब, ऐसा उनके जो अभिलेख हैं, अभिलेखों में लिखा हुआ मिला है। तो देखिए ये आपकी एक सामान्य जानकारी के लिए मैंने बताया था आपको, इसका आप लिखें ना, केवल सामान्य जानकारी के लिए याद रखें। यहां पर अब छठवां पॉइंट है, यहां पर छठवां पॉइंट है आपका यहाँ पे, देखिए अशोक ने, सॉरी यहाँ पे पांचवा पॉइंट लिख लिया आपने, अब छठवां पॉइंट है यहाँ पर, उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था भी की। छठवां पॉइंट आप लिख लीजिए, उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था भी की। तो आपका अशोक के संदर्भ में यहां कंप्लीट हो जाता है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग है अन्यत्र, यानी कि चीन की दीवार। अन्यत्र में डाल लीजिए चीन की दीवार, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार। ठीक है, अगली हेडिंग है आपकी चीन की दीवार, आपने हेडिंग डाल ली होगी। इसमें लिखेंगे चीन की दीवार के बारे में। लगभग 2400 वर्ष पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले चीन में, लगभग 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राटों ने, लगभग 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राटों ने उत्तरी सीमा के पशुपालक लोगों से रक्षा करने के लिए इस दीवार का निर्माण शुरू करवाया था। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, लगभग 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राटों ने उत्तरी सीमा के पशुपालकों से रक्षा के लिए चीन की दीवार का निर्माण कार्य शुरू करवाया, जो 2000 वर्षों तक चलता रहा, जो 2000 वर्षों तक चलता रहा। पहला पॉइंट आप फिर से रिपीट कर रहा हूं, लगभग 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राटों ने उत्तरी सीमा के पशुपालकों से रक्षा के लिए चीन की दीवार का निर्माण कार्य शुरू करवाया, जो 2000 वर्षों तक चलता रहा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है यहां पर, सेकंड पॉइंट है, यह दीवार 6400 किलोमीटर, लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। यह दीवार 6400 किलोमीटर लंबी है, जो पत्थर और ईंटों से बनी है, जो कि पत्थर और ईंटों से बनी है। ठीक है, तथा यहां पर हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं, तथा हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। ठीक है, तो यहां पे 2 पॉइंट थे आपकी चीन की दीवार में, ये दोनों पॉइंट आपने लिख लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़, यहां पर जो है मैंने देखा है आगे वाला जो पोर्शन है काफी अभ्यर्थी छोड़ देते हैं, जबकि आगे वाला पोर्शन इसमें जो है वो छोड़ना नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यानी आगामी जो आप जो पढ़ेंगे चैप्टर उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने वो छोड़ा नहीं है, मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, कवर करवा रहा हूँ उसे। देखिए यहाँ पे आप अगली हेडिंग आप डाल दीजिए आगे की बात, ऐसे ही डाल दीजिए आगे की बात। ठीक है, आगे की बात में आप लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट, लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, इसके स्थान पर कई नए राज्यों का उदय हुआ। देखिए मौर्य साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन 2200 साल पहले इसका, यानी कि लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके बाद कई नए राज्यों का उदय हुआ, यानी नए छोटे छोटे राजाओं का यहां पर उदय हुआ। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने लिख लिया होगा। सेकंड पॉइंट है यहां पर, सेकंड पॉइंट है, पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत में, पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। ठीक है, पश्चिमोत्तर तथा उत्तर भारत में कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। अब इसी में सब पॉइंट करके लिखेंगे, सेकंड पॉइंट में सब पॉइंट लिखेंगे। इनके बाद पश्चिमोत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। ठीक है, यानी कि इनके बाद पश्चिमोत्तर उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। थर्ड पॉइंट आप डालेंगे, यानी कि थर्ड पॉइंट नहीं है, सेकंड का ही सब पॉइंट है, सेकंड का सेकंड सब पॉइंट है, शकों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। शकों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। ठीक है, सेकंड सब पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में सेकंड सब पॉइंट है कि शकों के बाद कुषाणों का, यानी लगभग 2000 वर्ष पहले कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। अब अगला पॉइंट है यहाँ पे, पहला पॉइंट तो आपने कवर, यानी सेकंड पॉइंट तो आपने कवर कर लिया। अब थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे। देखिए उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की, यानी कि उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की, यानी शुंग वंश की स्थापना की एक तरह से। ठीक है, थर्ड पॉइंट में सब पॉइंट करके आप लिखेंगे यहाँ पे, शुंगों के बाद कण्व तथा कुछ और वंशों के शासन जब तक चलता रहा जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, तो आप थर्ड पॉइंट में सब पॉइंट करके लिखेंगे, शुंगों के बाद कण्व और कुछ वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। चौथा पॉइंट है यहां पर, चौथा पॉइंट है आपका यहां पर, पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे 7 महान शासकों के साथ, यानी कि चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, पश्चिमी भारत के शक शासकों
यानी पश्चिमी भारत के शक शासकों पश्चिमी भारत के शक शासकों व मध्य भारत के सातवाहन शासकों के साथ इनके मध्य कई युद्ध हुए। ठीक है, यानी चौथा पॉइंट आप इस तरह से लिखेंगे, पश्चिमी भारत के शक शासकों तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहनों के शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। तो चौथा पॉइंट आपने लिख लिया होगा। पांचवा पॉइंट आपका यहां पर है, लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। ये सातवाहन जो शासन था, सातवाहन राज्य पर जो आधिपत्य किसने स्थापित किया? वाकाटक वंश ने। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट है, लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा और लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। छठवां पॉइंट और आखिरी पॉइंट है आपका, छठवां पॉइंट है, दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों का शासन किया। यानी कि दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल के बीच 18 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। ठीक है, देखिए यहां पे 6 के 6 पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग पॉइंट हैं। अगर आपको समझना है बड़े आराम से समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई बहुत टिपिकल हो। इन दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य, उसके अलावा पल्लव और चालुक्य, ये दक्षिण भारत तक सीमित रहे। वहीं आपके पश्चिम भारत में आपके जो थे हिंद, यवन, शक, कुषाण, ठीक है, सातवाहन और वाकाटक ये हुए। तो ये कुछ ज्यादा नाम नहीं है। अगर आप एक ट्रिक से याद करना चाहें कि दक्षिण भारत में कितने हुए, दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य और पल्लव और चालुक्य हुए। चोल, चेर, पांड्य जो हुए वो 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच में हुए। पल्लव और चालुक्य जो हुए वो लगभग 1500 साल पहले हुए। तो कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है याद करना, बड़े आसानी से इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए आज के लिए बस नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। इसके अलावा देखिए इस वीडियो का जो रिवीजन वाला पोर्शन है, नहीं इस वीडियो का भी रिवीजन वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर आई बटन दिया हुआ है, जिसमें आपको इसकी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। उससे आप इसकी टेस्ट सीरीज पर जाके कर लीजिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है इसकी टेस्ट सीरीज का, उस पर जाकर उसकी टेस्ट सीरीज जरूर लगा लीजिए, ताकि आप इस चैप्टर को एक सही तरीके से आप प्रिपेयर कर पाएं। तो आज के लिए बस नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।